नमस्कार। डीएलसी लीगल न्यूज एंड नॉलेज चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो कल से ही खबरें आ रही हैं। 21 नवंबर 2025 से ये 4 नए लेबर कोड्स लागू हो गए हैं। आज हम हेडलाइंस के थोड़ा पीछे जाकर उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो वाकई मायने रखते हैं। क्या ये नए कानून वाकई एक विन विन सिचुएशन है जैसा सरकार दावा कर रही है, या फिर इसमें कर्मचारियों और कंपनियों के लिए कुछ छिपे हुए समझौते भी हैं? बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कानूनों को बदलने की बात नहीं है, ये काम करने के पूरे तरीके को बदलने की एक कोशिश है। अच्छा। हमारे ज्यादातर पुराने कानून, अब सोचिए 1930 से 1950 के दशक के थे, मतलब फैक्ट्रियों वाली अर्थव्यवस्था के लिए बने थे। हाँ, जो आज के समय में बिल्कुल फिट नहीं बैठते। बिल्कुल। आज हम गिग इकोनॉमी, वर्क फ्रॉम होम और सर्विस सेक्टर के जमाने में जी रहे हैं, जहां वो पुराने नियम वो अप्रासंगिक हो गए थे। मतलब ये बदलाव तो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। मैं पढ़ रही थी कि 2002 में दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग ने भी कुछ ऐसी सिफारिशें की थी। बिल्कुल की थी, पर वजहें कई थी। कभी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, कभी ट्रेड यूनियनों का विरोध, और इंडस्ट्री की अपनी चिंताएं भी होंगी। हाँ, और श्रम एक ऐसा विषय है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, तो सबको एक साथ लाना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम इसके असर पर बात करें, एक बार जल्दी से समझ लेते हैं कि ये 4 नए कोड्स आखिर हैं क्या। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि पहले आपके घर की वायरिंग में 29 अलग अलग उलझे हुए तार थे, जिन्हें समझना मुश्किल था। बहुत मुश्किल। अब एक इलेक्ट्रिशियन ने आकर उन सबको 4 साफ सुथरे सर्किट्स में बांट दिया है। अच्छा, ये उदाहरण अच्छा है। फंक्शन वही है, पर सिस्टम अब ज्यादा सुरक्षित और समझने में आसान है। तो ये 4 सर्किट कौन से हैं? पहला है कोड ऑन वेजेस, ये सैलरी, बोनस और मिनिमम वेज की बात करता है। ठीक है। दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, मतलब हायरिंग, छटनी, ट्रेड यूनियन, हड़ताल, ये सब इसमें आता है। तीसरा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ये आपके पीएफ, ईएसआईसी, मैटरनिटी लाभ, इन सबको एक साथ लाता है। और चौथा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, मतलब आपके काम की जगह पर आपकी सेहत और सुरक्षा। ठीक है, ये समझना आसान था। तो चलिए सबसे पहले उस वर्ग की बात करते हैं जो अब तक कानूनों के दायरे से लगभग बाहरी था, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स। इनके लिए क्या बदला है? ये शायद इन कोड्स का सबसे क्रांतिकारी पहलू है। सच में? हाँ, पहली बार आपके स्विगी, जोमेटो के डिलीवरी पार्टनर, ओला उबर के ड्राइवर, मतलब जो गिग वर्कर्स हैं, उन्हें कानूनी तौर पर वर्कर माना गया है। अब तक तो वो एक तरह से कानूनी अधर में थे। बिल्कुल। अब नए सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत एग्रीगेटर कंपनियों को, जैसे ओला, उबर, जोमेटो, उन्हें अब एक सोशल सिक्योरिटी फंड में योगदान देना होगा। अच्छा, और इस पैसे का क्या होगा? इस पैसे का इस्तेमाल इन वर्कर्स को बीमा, स्वास्थ्य सुविधाएं और यहाँ तक कि पेंशन जैसे फायदे देने के लिए किया जाएगा। ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। क्या ये साफ किया गया है कि कंपनियां कितना योगदान देंगी और ये फायदे वर्कर्स तक पहुंचेंगे कैसे? क्योंकि इन चीजों को लागू करना ही तो असली चुनौती होती है। आपका सवाल बिल्कुल सही है। अभी कोड में ये कहा गया है कि एग्रीगेटर अपने सालाना टर्नओवर का 1 से 2% इस फंड में डालेंगे। 1 से 2%? हाँ, लेकिन ये भी कहा गया है कि ये 5% से ज्यादा नहीं होगा। अब असल प्रतिशत कितना होगा, ये नियम बनाकर तय किया जाएगा। और इसे लागू करना वाकई एक बड़ी चुनौती होगी। लाखों वर्कर्स का डेटाबेस बनाना, उनके योगदान को ट्रैक करना, ये एक बहुत बड़ा काम है, पर कम से कम एक कानूनी शुरुआत तो हुई है। सही बात है। चलिए अब उन कर्मचारियों की बात करते हैं जो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। उनके लिए भी कुछ राहत की बात है, खासकर ग्रेचुइटी को लेकर। हाँ, ये एक और बड़ा बदलाव है। पहले ग्रेचुइटी के लिए किसी भी कर्मचारी को एक ही कंपनी में लगातार 5 साल काम करना जरूरी था, जो फिक्स टर्म वालों के लिए लगभग नामुमकिन था। बिल्कुल। अब फिक्स टर्म कर्मचारी को सिर्फ 1 साल की नौकरी के बाद ही ग्रेचुइटी का हक मिलेगा। अच्छा, तो ये उन्हें स्थायी कर्मचारियों के बराबर लाने की एक कोशिश है। हाँ, और साथ ही अब हर कर्मचारी को अपॉइंटमेंट लेटर देना अनिवार्य होगा, चाहे वो किसी भी तरह की नौकरी में हो। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। जरूर बढ़ेगी। लेकिन क्या इसका एक अनचाहा नतीजा ये भी हो सकता है कि कंपनियां अब लोगों को 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर रखने लगें, ताकि वो 1 साल की ग्रेचुइटी वाली सीमा से ठीक पहले बाहर हो जाएं? ये एक जायज चिंता है, और ऐसी चीजों को रोकने के लिए नियमों को बहुत बहुत सावधानी से बनाना होगा। कानून की मंशा तो अच्छी है, लेकिन उसे तोड़ने के रास्ते ढूंढने वालों को भी हमें कम नहीं आंकना चाहिए। है सैलरी की परिभाषा हर कानून में अलग अलग। हाँ, ये बहुत बड़ी उलझन थी। तो क्या ये नया यूनिफॉर्म नियम वाकई उस उलझन को सुलझा पाएगा? और एक आम कर्मचारी की टेक होम सैलरी पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये वेतन की एक परिभाषा वाली बात सुनने में छोटी लगती है, पर इसका असर बहुत बड़ा है। कैसे? अब तक कंपनियां क्या करती थीं? वो सैलरी को कई तरह के अलाउंस में तोड़ देती थीं, जिससे बेसिक सैलरी कम दिखती थी। हाँ। और इसका सीधा असर कर्मचारी के पीएफ और ग्रेचुइटी कंट्रीब्यूशन पर पड़ता था, क्योंकि वो बेसिक सैलरी पर कटता था। अच्छा। अब नए कोड में कहा गया है कि अलाउंस आपकी कुल सैलरी के 50% से ज्यादा नहीं हो सकते। मतलब बेसिक सैलरी को कम से कम 50% रखना ही होगा? बिल्कुल। इसका मतलब है कि आपकी बेसिक सैलरी बढ़ेगी। इससे हो सकता है कि आपकी टेक होम सैलरी थोड़ी कम हो जाए। लेकिन रिटायरमेंट फंड में ज्यादा पैसा जाएगा। हाँ, आपके पीएफ और ग्रेचुइटी में ज्यादा पैसा जमा होगा, तो ये लॉन्ग टर्म में फायदे का सौदा है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और महिला कर्मचारियों के लिए जो रात की शिफ्ट में काम करने की इजाजत मिली है, उसे लेकर भी काफी चर्चा है। हाँ, ये एक बड़ा कदम है, लेकिन इसे लेकर सुरक्षा की चिंताएं भी हमेशा रहती हैं। क्या कानून में सिर्फ सहमति और सुरक्षा के इंतजाम जैसी सामान्य बात कही गई है,
या ट्रांसपोर्ट और ऑन साइट सुरक्षा को लेकर कोई ठोस नियम भी है? देखिए, कोड में अभी सामान्य बात ही कही गई है कि कर्मचारी की सहमति और सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए। लेकिन उम्मीद है कि जब राज्य अपने नियम बनाएंगे तो उनमें ट्रांसपोर्ट, क्रैच की सुविधा और कार्यस्थल पर सुरक्षा जैसे ठोस नियम शामिल किए जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये सिर्फ कागज पर एक अच्छा लगने वाला नियम बनकर रह जाएगा। इसके अलावा वेतन या भर्ती में लिंग के आधार पर भेदभाव को भी सख्ती से रोका गया है। तो एक तरफ कर्मचारियों को इतने सारे नए अधिकार और सुरक्षा कवच मिल रहे हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। क्या ये सारे नियम कंपनियों पर, खासकर छोटी MSMEs पर एक नया बोझ डाल देंगे या वाकई इससे उनके लिए भी काम करना आसान होगा? सरकार का दावा तो यही है कि इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। और वो कैसे? सबसे बड़ी राहत दी गई है कंप्लायंस के बोझ को कम करने में। पहले जहां कंपनियों को कई कानूनों के तहत मतलब दर्जनों रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और रिटर्न भरने पड़ते थे, बहुत कागजी काम था। अब एक रजिस्ट्रेशन, एक लाइसेंस और एक रिटर्न का सिस्टम होगा। इससे कागजी कार्रवाई और समय दोनों की बचत होगी। इसे इंस्पेक्टर राज का अंत भी कहा जा रहा है। हाँ, कोशिश यही है। इंस्पेक्टर राज का मतलब था वो डर कि एक इंस्पेक्टर किसी भी छोटी मोटी कमी के लिए प्रोडक्शन रोक सकता है या बेवजह परेशान कर सकता है। सही बात है। अब नए कोड में इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कहा गया है। मतलब उसका पहला काम सजा देना नहीं, बल्कि कंपनी को यह समझाना होगा कि कानून का पालन कैसे किया जाए। लेकिन क्या आलोचक ये नहीं कह रहे कि डिजिटल और रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन से उन छोटी फैक्ट्रियों में सुरक्षा की अनदेखी हो सकती है जहां सबसे ज्यादा जोखिम होता है? ये सवाल बिल्कुल सही है। असली परीक्षा यही है कि क्या ये बदलाव सिर्फ कागज पर रहेगा या जमीन पर भी उतरेगा। क्या एक इंस्पेक्टर वाकई अपना माइंडसेट बदल पाएगा, ये देखना होगा। इंडस्ट्री को हायरिंग और फायरिंग में भी कुछ छूट दी गई है, खासकर इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में। इस पर काफी बहस भी हुई थी। हाँ, और ये इस कोड का शायद सबसे विवादास्पद हिस्सा है। अच्छा। अब 300 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियां बिना सरकारी इजाजत के कर्मचारियों की छटनी कर सकती हैं। पहले ये सीमा 100 कर्मचारियों की थी, है ना? हाँ, पहले 100 थी। इंडस्ट्री का कहना है कि इससे उन्हें बाजार की मांग के हिसाब से अपने वर्कफोर्स को घटाने बढ़ाने में आसानी होगी, जिससे वे ज्यादा लोगों को काम पे रखने के लिए प्रोत्साहित होंगे, ऐसा उनका तर्क है। बिल्कुल। लेकिन ट्रेड यूनियनों का तर्क तो इसके ठीक उल्टा है। उन्हें डर है कि इससे हायर एंड फायर की संस्कृति बढ़ेगी और कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, यही इस कोड का सबसे बड़ा ट्रेड ऑफ है। एक तरफ लचीलापन है तो दूसरी तरफ जॉब सिक्योरिटी का सवाल। सरकार ने इसे संतुलित करने के लिए ही शायद फिक्स टर्म कर्मचारियों को ग्रेचुइटी जैसे फायदे दिए हैं, ताकि कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वालों को भी कुछ सुरक्षा मिले। हाँ, लेकिन ये संतुलन कितना कारगर होगा, ये तो समय ही ना पाएगा। ये बदलाव सुनने में तो बहुत बड़े हैं, लेकिन इनके जमीन पर उतरने में क्या चुनौतियां हैं? क्योंकि कानून बनाना एक बात है और उसे लागू करना बिल्कुल दूसरी। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि श्रम एक ऐसा विषय है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार है। हाँ, ये एक मुश्किल मामला है। केंद्र ने तो कोड्स पास कर दिए, लेकिन अब हर राज्य को अपने हिसाब से नियम बनाकर इन्हें नोटिफाई करना होगा। और जब तक राज्य ऐसा नहीं करते तब तक पुराने कानून ही चलते रहेंगे। ये प्रक्रिया लंबी और जटिल हो सकती है। क्या इससे केंद्र और राज्यों के बीच टकराव की स्थिति भी बन सकती है? बन सकती है। मान लीजिए केंद्र ने एक फ्लोर वेज मतलब न्यूनतम मजदूरी की निचली सीमा 200 रुपए तय कर दी, लेकिन कोई राज्य उसे 300 रुपए करना चाहता है, जबकि पड़ोसी राज्य 210 पर ही रखता है। इसका क्या असर होगा? इससे राज्यों के बीच निवेश खींचने के लिए एक होड़ शुरू हो सकती है। कंपनियां उस राज्य में जाना पसंद कर सकती हैं जहां नियम ज्यादा लचीले और मजदूरी कम हो। मतलब एक राज्य का फायदा दूसरे का नुकसान बन सकता है। हाँ, इसीलिए राज्यों के बीच तालमेल बिठाना बहुत जरूरी होगा। एक और चिंता का जिक्र हो रहा है। फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के राहुल अहलवालिया ने बताया है कि जो सख्त कानून पहले सिर्फ फैक्ट्रियों पर लागू होते थे, अब वो सर्विस सेक्टर पर भी लागू होंगे। क्या इससे उन सेक्टर्स की ग्रोथ में रुकावट आ सकती है जो अब तक अच्छा कर रहे थे? ये एक बहुत जायज चिंता है। उदाहरण के लिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड के कई नियम वो मैन्युफैक्चरिंग को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। हाँ, जहां मशीनें और खतरा ज्यादा होता है। बिल्कुल, उन्हें किसी IT कंपनी या कंसल्टिंग फर्म पर जस का तस लागू करना शायद सही ना हो। इससे बेवजह का कंप्लायंस बोझ बढ़ सकता है। हाँ, नियमों को बनाते समय हर सेक्टर की जरूरतों का ध्यान रखना होगा। तो इस अनिश्चितता के दौर में कंपनियों को अभी क्या करना चाहिए? ट्री लीगल के पार्टनर अतुल गुप्ता की क्या सलाह है? उनकी सलाह यही है कि कंपनियां अभी कोई भी बड़ा HR फैसला लेने से पहले कानूनी सलाह जरूर लें, जब तक कि राज्य स्तर पर नियम पूरी तरह से साफ नहीं हो जाते। बिल्कुल, कंपनियों को अपने सैलरी स्ट्रक्चर, अपॉइंटमेंट लेटर्स और HR पॉलिसीज को नए कोड्स के हिसाब से परखना शुरू कर देना चाहिए। मतलब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हाँ, ये एक ट्रांजिशन का दौर है और जो कंपनी इसके लिए पहले से तैयार रहेगी उसे ही फायदा होगा। तो कुल मिलाकर ये 4 लेबर कोड्स भारत के वर्कफोर्स के लिए एक नए दौर की शुरुआत कर रहे हैं। एक तरफ गिग वर्कर्स को सुरक्षा कवच देना, न्यूनतम वेतन को कानूनी अधिकार बनाना और महिलाओं को बराबर मौके देने जैसे बड़े सकारात्मक कदम हैं। बिल्कुल। तो दूसरी तरफ छटनी के नियमों में ढील और राज्यों द्वारा इसे लागू करने की चुनौती जैसे बड़े सवाल भी खड़े हैं। असली परीक्षा तो अब शुरू होगी, जब ये कानून कागज से निकलकर फैक्ट्री के फ्लोर और ऑफिस के कॉरिडोर तक पहुंचेंगे। DLC लीगल न्यूज एंड नॉलेज चैनल पर हम इस ऐतिहासिक बदलाव पर आप सबकी राय जानना चाहेंगे। इन नए लेबर कोड्स का किसी के काम पर, किसी की कंपनी पर या देश के भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें।